Good afternoon, everyone. Today I am recording Accounting Standard 2 Short Summary Revision for the CA and CMA Intermediate Students. काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए शॉर्ट समरी के लिए। तो देखिए AS2 की बात करें हम तो AS2 का नाम क्या है यहाँ पे, तो AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यदि हम इसके नाम से जाएं तो यहाँ पे क्या फोकस किया गया है, वैल्यूएशन, कि आपको किस प्रकार से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। यदि हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। इन्वेंट्रीज जो है आपके लिए क्या है बताओ, ये आपके लिए एसेट्स हैं और आपने इसे बिजनेस में रखा है। क्यों रखा है आपने बिजनेस में, तो इन्वेंट्रीज को आपने बिजनेस में रखा है फॉर सेल, यानी कि सेल करने के लिए। इस इन्वेंट्रीज को आपको क्या करना है बताओ, सेल करना है। यानी एक रिटेलर के पास जो भी सामान है जिसे वह कस्टमर को बेचना चाह रहा है, बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए जो भी आपके पास सामान या एसेट्स आपके दुकान में रखे हुए हैं, सारे के सारे आपके लिए क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्रीज कहलाएंगे। तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने बोला, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे ये बोल रहे हैं कि मान के चलो कि आपके पास कोई सामान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोसेस में ताकि प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाए। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने के लिए मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मार्कर इज हेल्पिंग मी टू कंप्लीट माय प्रोसेस टू टीच द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मार्कर होंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, इन्वेंट्रीज हो जाएंगे। एक कंपनी है जो इस्तेमाल करती है पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज ऑल्सो द इन्वेंट्री, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट इज इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन। आप इन्वेंट्री को कंज्यूम करोगे इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे मान के चलो कोई चाय वाला है, उसके पास मिल्क रखे हुए हैं, टी लीफ रखे हुए हैं, तो ये मिल्क और टी लीफ इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। जब तक आप मिल्क को या टी लीफ को या शुगर को कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपका चाय बन के तैयार नहीं होगा। तो ये आप समझिए कि इन्वेंट्रीज के दो रूप होते हैं, या तो रॉ मटेरियल के रूप में होंगे जिसको आप आगे कंज्यूम करोगे कहीं ना कहीं प्रोसेस या प्रोडक्शन में, या फिर ये रेडीमेड फिनिश गुड्स होते हैं जिसे आप फर्दर आगे डायरेक्टली बेचते हो। तो आपको याद रखना है कि इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स ईदर हेल्ड फॉर सेल, या तो उसे हम बिल्कुल बेचने के लिए तैयार कर रखे हैं, या फिर उसे हम बेचेंगे नहीं, उसे हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करके जो नया सामान आएगा उसको हम फर्दर कस्टमर को बेचेंगे। ओके, ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस के दौरान या प्रोडक्शन के दौरान यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट्स, तो प्लांट प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट्स हो तो उसे हम AS10 में कवर्ड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मशीन या कोई PPE के कटघरे में जो आ जाता है वह AS10 में कवर्ड होगा, भले ही उसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना जल्दी कंज्यूम नहीं होता है, इसे कंज्यूम करने में टाइम लगता है। तो जो भी PPEs हैं, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, उसका भले ही आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्शन में, वह AS10 में कवर्ड होगा, वह इन्वेंट्री में कवर्ड नहीं होगा। आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट, मीनिंग जानने के बाद वैल्यूएशन, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस प्रकार से करनी चाहिए, व्हाट इज द वे टू वैल्यू द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया या तो रॉ मटेरियल होंगे जिसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, कंज्यूम में या फिर प्रोडक्शन में करेंगे। तो रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन होगी वह बिल्कुल किस पे होगी, कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब आप इसे परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट बोल सकते हो, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी जो भी रॉ मटेरियल आपके पास रखे हुए हैं आपके वेयर हाउस में, उसकी वैल्यूएशन आप बिल्कुल कॉस्ट पे करोगे। इसके तहत आपको दो बातें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज, यदि आप इस रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बना रहे हो
तो फिनिश गुड्स को जब आप बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसे कॉस्ट के ऊपर ही बेचोगे। कोई सा भी फिनिश गुड्स यदि मैं बिजनेस में बेचूंगा तो कॉस्ट में थोड़ी ना बेच दूंगा, कॉस्ट के ऊपर ही बेचूंगा। तो जौन सा भी फिनिश गुड्स के लिए मैं रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूं तो उस रॉ मटेरियल्स की वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे ही करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इससे बनने वाले फिनिश गुड्स को कॉस्ट से ज्यादा में बेचेंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आप जो फिनिश गुड्स बना के रखे हो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो जब फिनिश गुड्स आपने जो बना के रखी है उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई तो उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होंगे उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं होगी, उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं होगी, उसकी वैल्यूएशन होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है करंट परचेज प्राइस। यदि इस रॉ मटेरियल को मैं अभी मार्केट में खरीदूं तो कितना में मिलेगा, दैट इज नोन एज द करंट परचेज प्राइस। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होगी इन नॉर्मल केसेस। हाँ, यदि रॉ मटेरियल जिससे मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूं उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है तो इस रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगी, दैट इज द करंट परचेज प्राइस। नेक्स्ट पार्ट इज फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन। तो बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है, इसकी वैल्यूएशन या तो कॉस्ट पे होगी और या फिर और देखना है कि या तो कॉस्ट लेंगे या हम क्या लेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और फिर अदर कॉस्ट। या तो इसे हम कॉस्ट पे लेंगे या फिर इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कितना में इसे हम बेचेंगे, जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, और उसको बेचने के लिए मुझे और कितने खर्चे करने जरूरी है ताकि सेल कंप्लीट हो पाए, जिसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रियलाइज। तो रियलाइजेबल वैल्यू में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द रियलाइजेशन माइनस करेंगे तो अपना एनआरवी आ जाएगा। कॉस्ट में और एनआरवी में जो लोअर वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे हम फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे और डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन करेंगे। ओके, कॉस्ट की जब हमने बात की यहाँ पे आपने देखा कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन भी हम किस पे कर रहे थे, जनरली कॉस्ट पे ही कर रहे थे। तो कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो जब भी मैं कॉस्ट की बात करता हूँ AS2 में तो कॉस्ट की बात के तहत तीन सेक्शन आपको देखने हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ परचेज, द सेकेंड वन इज आपको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड द थर्ड वन इज द अदर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज में यानी किसी चीज को मैं खरीद के लाता हूं अपने घर में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई और चीज हो, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसकी कॉस्ट निकालते इसमें हम लेते हैं परचेज प्राइस। फिर इसमें हम ऐड करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस वही वाला ऐड करेंगे जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये आपने जीएसटी में पढ़ रखा होगा कि कोई सा भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके ऊपर यदि हम जीएसटी पे करते हैं और उस जीएसटी का क्रेडिट आगे हम ले लेते हैं तो फिर वह कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि जिस जीएसटी का हम क्रेडिट ले लेंगे वह कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। यदि हम क्रेडिट नहीं लेंगे जिस भी जीएसटी का या कोई और टैक्सेस का तो वह कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। यदि हमें डिस्काउंट मिल गया, पे करना ही नहीं पड़ा, तो भला वो कॉस्ट का हिस्सा कैसे होगा। फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे अदर एक्सपेंसेस, यानी कि जैसे फ्राइट है या कार्टेज है, वह खर्चे जो जरूरी है, यानी इन खर्चे को आप नहीं दोगे तो वह आपके घर तक वह रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री या एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल लाइक फ्राइट, कार्टेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट आगे चलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। फिर यहाँ पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड आएंगे पर यूनिट जो आपके हैं, यदि हम पर यूनिट निकाल रहे हैं तो पर यूनिट ही लेंगे। फिर फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी पर यूनिट नहीं होते हैं, तो इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो फिक्स्ड ओवरहेड को पर यूनिट में लाने के लिए जो भी हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड होगा उसको नॉर्मल कैपेसिटी के यूनिट से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके,
ये एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने आपसे पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बताइए मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मान के चलो आइटम ए है और आइटम बी है, जिसका मैंने आपको कॉस्ट भी दे रखा है 50,000, एनआरवी कितना दे रखा है 45,000, दोनों में जो कम हो तो कम कितना है 45, तो 45 इज द वैल्यू। फिर आइटम बी है, उसकी वैल्यू कितने की है, कॉस्ट 20,000 रुपए की, एनआरवी 24, तो कम वाली वैल्यू लेंगे हम। कौन सी वैल्यू लेंगे, कम वाली वैल्यू यानी 20,000, तो हम 20,000 ही यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 20,000 लोअर। टोटल कुल मिला के जो वैल्यू होगी वह 65,000 की हो जाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये ना ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ग्रुपिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे। आप कभी ये आंसर मत देना कि 50 और 20 70 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 69 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 69, तो आपके आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। आप इंडिविजुअली आप वैल्यूएशन करोगे, ग्रुपिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पार्टली यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ, इसे आप WIP बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इज ₹150 पर यूनिट। फिर इन्होंने कहा क्योंकि ये पार्टली है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमें एडिशनल कॉस्ट भी करना है टू कंप्लीट फिनिश गुड्स। तो 150 रुपये तो खर्च हो गए हैं अभी तक, मुझे और 100 रुपये खर्च करने हैं। उसके अलावा इसका जो सेलिंग प्राइस बोला गया है कि इसे हम जब बेचेंगे तो मुझे 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन 4% आपको कमीशन भी देने पड़ेगा 250 के ऊपर। और आपसे पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू यदि हम काम करें तो अभी हमने रूल पढ़ा कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम यहाँ पे देखेंगे एनआरवी का क्या मीनिंग बताया था। तो एनआरवी का मीनिंग था कि कितना में आप उसे बेचते हो, दैट इज द सेलिंग प्राइस 250 रुपया, माइनस कहा था मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। सेल को कंप्लीट करने के लिए आपको अभी खर्चे और करने हैं, कितने रुपए खर्चे करने हैं 100 रुपये, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट फिनिश गुड्स, तो इसे 100 रुपया माइनस करिए। फिर कमीशन भी देने आपको, कमीशन नहीं दोगे तो सेल ही नहीं होगा। तो सेल को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको खर्चे करने हैं उन खर्चे को आप माइनस कर दो, तो आपका एनआरवी कितना आ गया 140, कॉस्ट कितना था 150, विच एवर इज लोअर, यानी इसकी वैल्यू 140 ही मानी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट वैल्यू पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पूछ रहे हैं आपसे। रुपी पर केजी दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट 200, फिर दिया है लेबर कॉस्ट 40 और फिर दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड ₹20। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 20 लाख, 20 लाख का अपना फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है। पूरे साल के लिए हम 20 लाख खर्च करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पे, और पूरे साल में नॉर्मल कितना प्रोडक्शन होता है 2 लाख यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब भी फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा हो 20 लाख पूरे साल का दे रखा है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी कितना अपना 2 लाख, तो हम यदि इसको रिकवर करते हैं यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10 रुपया। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पे अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हो जाता है, क्योंकि जितना नॉर्मल कैपेसिटी है जरूरी नहीं कि उतनी एक्चुअल कैपेसिटी हो, कैपेसिटी कई बार एक्सीड भी जाती है, कैपेसिटी कई बार कम भी हो जाती है। तो जो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है बच्चे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। AS2 बिल्कुल उसे इग्नोर कर देता है। AS2 सिंपली बोलता है कि जो भी आपके फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको आप नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, जो पर यूनिट आया उसे आप कॉस्ट में चार्ज कर दो। यहाँ पे जब हम कॉस्ट निकालेंगे अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 200 रुपया जो अपना खर्चा है। उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे ₹40, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे वेरिएबल ओवरहेड जो कि पर यूनिट 20 है ही है, और यहाँ से जो 10 रुपये आया इसे भी क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो टोटल जो अपना कॉस्ट आ जाएगा वह आ जाएगा 270 पर यूनिट या पर केजी, 270 पर केजी इसकी वैल्यू आएगी। और हमारे पास 4000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक में है, तो 270 को आप क्या करो, 270 को आप 4000 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपकी वैल्यू इस प्रकार से फिनिश गुड्स की आ जाएगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे AS2 को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।
बने रहिए मेरे चैनल पे और प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में और मैं जो भी रिवीजन के लिए जो भी वीडियोस होंगे, शॉर्ट वीडियोस, उसे मैं अपलोड करता रहूंगा और ये आपकी तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।